आज का घटनाक्रम जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस घटनाक्रम ने हिंदुस्तान की अदालत पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया और उस प्रश्न चिन्ह पर कई सालों तक दलीलें होती रहीं, संशोधन होते रहे और कई सालों के बाद 2018 में एक कानून बना इच्छा मृत्यु का। तो चलिए सुनते हैं ये घटनाक्रम। 1973 में केईएम हॉस्पिटल, इसका पूरा नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के बेसमेंट में दो सफाई कर्मचारी सुबह सुबह सफाई करने के लिए जाते हैं। समय तकरीबन 6 या 7 का रहा होगा। इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक स्टोर रूम है और स्टोर रूम की बगल से ही एक चेंजिंग रूम भी है, जिसमें महिला स्टाफ अपने कपड़े चेंज करता है। जब वो दो सफाई कर्मचारी पूरे बेसमेंट की सफाई कर देते हैं, स्टोर रूम की सफाई कर देते हैं और अंत में जब चेंजिंग रूम की सफाई करने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं कि वो डर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और बदहवास होकर के ऊपर आ जाते हैं और मौजूदा स्टाफ के लोगों को नीचे बेसमेंट की जानकारी देते हैं। जानकारी सुनने के बाद वो स्टाफ हरकत में आता है और तुरंत बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। बेसमेंट में आने के बाद चेंजिंग रूम को देखने के बाद सबके दिल दहल से गए थे, सबकी आंखों में आंसू से आ गए थे। सब यही सोचने पर मजबूर थे कि आखिर ये घटना को यहाँ पर अंजाम कैसे दिया गया है और किसी को इसके बारे में कानो कान खबर तक नहीं हुई। दरअसल बेसमेंट में एक महिला का शव पड़ा हुआ था। उस महिला की उम्र तकरीबन 25 साल होगी। उस महिला के कपड़े फटे हुए थे और महिला के गले में एक कुत्ते बांधने वाली चेन थी और गला पूरी तरह से कसा हुआ था। उस महिला को देखते ही स्टाफ के कुछ लोग तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ही हॉस्पिटल की एक जूनियर नर्स हैं, इनका नाम है अरुणा सहानबार। मौजूदा स्टाफ के लोगों में से किसी एक के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और केईएम हॉस्पिटल के बेसमेंट की जानकारी दी जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और पुलिस की देखरेख में ही अरुणा का चेकअप होता है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि अरुणा अभी मरी नहीं है, अरुणा की सांसें चल रही थी। स्टाफ के लोगों के लिए यह बड़ी ही खुशी की बात थी कि अरुणा की सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ पल बाद एक ऐसी सूचना मिलती है जो पूरे स्टाफ को रोने पर मजबूर कर देती है। दरअसल अरुणा के गले में जो चैन पड़ी हुई थी, उस चैन ने अरुणा का गला इतनी तेज से कस दिया था जिसके कारण अरुणा के गले के पीछे की एक महत्वपूर्ण नस फट जाती है, डैमेज हो जाती है। उस नस के फट जाने के कारण ऑक्सीजन अरुणा के दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी, ब्लड सर्कुलेशन अरुणा के दिमाग तक नहीं हो रहा था। जब ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन दिमाग यानी माइंड तक नहीं पहुंचता है तो अरुणा वेजिटेटिव स्टेज पर पहुंच जाती है, जिसे हम कोमा नाम से भी जानते हैं। इसी चेकअप के दौरान एक बात और सामने निकल कर आती है कि अरुणा का पूरा शरीर अब पैरालाइज हो चुका है। अगर अरुणा किसी भी समय कोमा से बाहर भी आ जाती हैं तो वो ताउम्र अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है। जिस समय अरुणा को ये पैरालाइज की समस्या हुई थी, उस समय भारत में पैरालाइज एक लाइलाज बीमारी थी। अब अरुणा न सुन सकती थी, न देख सकती थी, न बोल सकती थी। कहने मात्र के लिए इनकी सांसें चल रही थी, बल्कि एक शव की तरह बेड पर पड़ी थी और कुछ नहीं था। चेकअप खत्म होने के बाद डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और वो कहते हैं कि अरुणा की स्थिति में वो कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। ये तो भगवान का चमत्कार ही हो जाए कि अरुणा की स्थिति में आगे कोई सुधार हो जाए। मौजूदा स्टाफ के द्वारा अरुणा के परिजनों को फोन किया जाता है और उन्हें अरुणा की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। अरुणा के परिजन कर्नाटक के रहने वाले थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो जैसे तैसे पैसा इधर उधर से इकट्ठा करते हैं और अरुणा को देखने के लिए मुंबई आ जाते हैं। मुंबई में अरुणा के कुछ खास रिश्तेदार भी थे, उन्हें भी स्टाफ के लोग खबर करते हैं, वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरुणा की स्थिति देखने के बाद रिश्तेदार और परिजन और मौजूदा पूरे स्टाफ के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर अरुणा की ये स्थिति हुई कैसे है, अरुणा की इस हालत का कौन जिम्मेदार है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक से। 1 जून 1974 को कर्नाटक के हल्दीपुर में अरुणा का जन्म होता है। अरुणा 8 भाई बहन थे और ये 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही अरुणा होशियार थी, होनहार थी, निडर थी, पढ़ने का बहुत ही शौक था। जिस समय अरुणा का जन्म हुआ था उस समय महिलाओं की शिक्षा को लेकर लोग इतने जागरूक नहीं थे, इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर लोग ध्यान भी नहीं देते थे।
इसलिए अरुणा के माता पिता भी अरुणा की शिक्षा को लेकर उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अरुणा पढ़ने में तेज थी तो वो पड़ोस के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, उनसे किताबें ले आती थी। अरुणा की ऐसी हरकतों को देखते हुए अरुणा के पिता उसे पढ़ाने का फैसला कर लेते हैं और कहते हैं कि अरुणा जब तक पढ़ना चाहेगी वो उसे पढ़ाएंगे। अरुणा के पिता अरुणा को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अरुणा जब 10 साल की हो जाती है तो अरुणा के पिता गुजर जाते हैं। अब अरुणा के पिता के गुजर जाने के बाद अरुणा की पढ़ाई को लेकर फिर से सवाल खड़ा होता है। माँ चाहती थी कि अरुणा अब आगे की पढ़ाई ना करे, वो घर पर रहे, घर का कामकाज देखे, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो बाहर का काम करेगी तो अरुणा कम से कम घर का काम तो संभालेगी। इधर अरुणा के 2 भाई भी मानसिक तौर पर ठीक नहीं थे और मानसिक तौर पर ठीक न हो पाने के कारण वो घर की आर्थिक स्थिति में भी कोई सुधार करवाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन अरुणा अपनी माँ की बात नहीं मानती है। वो बराबर पढ़ती रहती है, पड़ोस के बच्चों के साथ कभी किताबें मांग कर ले आती है, कभी बिन बताए स्कूल चली जाती है। अरुणा की इस तरह की हरकतों को देखते हुए फिर माँ भी ये फैसला कर लेती है कि चलो अरुणा को पढ़ा देती हूँ। अरुणा जब तक पढ़ना चाहेगी उसे तब तक पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे करके समय बीता। माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करके अरुणा को पढ़ाती है और अरुणा हाई स्कूल कर लेती है। जिस समय अरुणा हाई स्कूल करती है उस समय आस पास के पूरे एरिया में अरुणा और अरुणा की माँ का नाम हो जाता है, क्योंकि अरुणा अपने गांव में ऐसी पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। अरुणा जब 18 साल की हो जाती है तो अरुणा अपनी माँ से कहती है कि उसे बॉम्बे जाना है। माँ बॉम्बे जाने के लिए मना करती है, लेकिन अरुणा अपनी जिद पर लगी रहती है। दरअसल अरुणा का सपना था कि वो डॉक्टर बने और जिस गांव में अरुणा रह रही थी उस गांव में रहकर वो डॉक्टर नहीं बन सकती थी। वहां डॉक्टरी वाली पढ़ाई उसे नहीं मिल पा रही थी, इसलिए अरुणा बॉम्बे जाने का फैसला लेती है। माँ उसके फैसले पर राजी नहीं होती है, लेकिन अरुणा की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ता है और माँ अरुणा को बॉम्बे भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अरुणा का एक भाई अरुणा की बड़ी बहन के यहाँ बॉम्बे छोड़ आता है, क्योंकि अरुणा की बड़ी बहन बॉम्बे में रहती थी, इसलिए माँ को भी अरुणा को बॉम्बे भेजने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। जिस समय अरुणा बॉम्बे आई थी उस समय मुंबई बॉम्बे नाम से जाना जाता था। अरुणा जब बॉम्बे आ जाती है तो एक हॉस्टल में रहने लगती है, ट्यूशन करके अपना खर्चा भी चला लेती है और एक नर्सिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है। 1971 में अरुणा की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मुंबई के एक जाने माने हॉस्पिटल में उसे नौकरी मिल जाती है, KEM हॉस्पिटल। दरअसल ये हॉस्पिटल उस समय अपने में एक अलग पहचान रखता था। यह हॉस्पिटल काफी चर्चा में था क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, टेस्ट ट्यूब बेबी की सबसे पहले इसी हॉस्पिटल से ही शुरुआत की गई थी। जब अरुणा को इस हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है तो अरुणा के सपने उड़ान भरने लगते हैं। अब अरुणा अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे अपने घर भेजती थी और कुछ पैसों से अपना भी गुजारा करती थी। इसी हॉस्पिटल में एक कुत्तों का डिपार्टमेंट था। इसी डिपार्टमेंट में शुरुआती दिनों में अरुणा को नौकरी दी गई थी। अरुणा का काम था उन कुत्तों को दवाई पिलाना। इसी हॉस्पिटल में काम करने के दौरान अरुणा की मुलाकात एक रेजिडेंट डॉक्टर से हो जाती है और दवाई के सिलसिले में ये अक्सर एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। मिलने जुलने से इनकी जान पहचान बढ़ जाती है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने पहचानने लगते हैं और ये जान पहचान एक दिन प्यार में बदल जाती है। जब प्यार में बदल जाती है तो डॉक्टर कहता है कि उसे अरुणा से शादी करनी है। अरुणा भी इस फैसले से राजी हो जाती है क्योंकि अरुणा भी उस डॉक्टर को पसंद करती थी, उसे प्यार करती थी। जब अरुणा अपनी माँ को बताती है, लेकिन माँ इस रिश्ते से तैयार नहीं होती है क्योंकि डॉक्टर किसी दूसरी जात वाला था और माँ नहीं चाहती थी कि अदर कास्ट वाले से उसकी बेटी शादी करे। लेकिन अरुणा उस डॉक्टर से प्यार करती थी और डॉक्टर भी अरुणा से प्यार करता था, इसलिए ये दोनों मिलकर एंगेजमेंट करने का फैसला ले लेते हैं। अरुणा डॉक्टर से कहती है कि वो अपनी माँ को जरूर मना लेगी। अरुणा के डिपार्टमेंट में एक सफाई कर्मचारी था जिसका नाम था सोहनलाल वाल्मीकि। सोहनलाल अपने काम के प्रति जरा भी ईमानदार नहीं था। वो कुत्तों की सफाई नहीं करता था और कुत्तों की देखरेख पर भी ध्यान नहीं देता था, बल्कि कुत्तों के लिए जो खाना आता था चिकन और मटन उसे भी चुरा करके खा लेता था। इस बात को लेकर अरुणा उससे काफी नाराज रहती थी और जब भी वो अरुणा के सामने आ जाता था तो अरुणा उसे डांटती रहती थी, लेकिन सोहनलाल पर अरुणा की बातों का कोई असर नहीं होता था। लेकिन अरुणा सोहनलाल पर खुन्नस खाए रहती थी। सोहनलाल जब भी अरुणा के सामने आ जाता था अरुणा उसे एक दो बातें जरूर सुनाती थी। अब डॉक्टर और अरुणा दोनों एंगेजमेंट करने का फैसला ले लेते हैं।
इसलिए नवंबर 1973 में दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। एंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद शाम के समय अरुणा अपने मंगेतर से कहती है कि वो आज छुट्टी ले लेगी और छुट्टी लेने के बाद सीधा हॉस्टल जाएगी, हॉस्टल में पैकिंग करेगी और सीधा अपने घर निकल जाएगी। घर जाकर वो अपनी माँ को मना लेगी और माँ को अपने साथ लाएगी, फिर वो जनवरी में शादी कर लेंगे। जनवरी की बात सुनकर डॉक्टर बहुत खुश था कि अब जनवरी में वो दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले थे। लेकिन उसी समय सोहनलाल को भी पता चलता है कि सोहनलाल की सास यानी पत्नी की मां की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए सोहनलाल अरुणा से छुट्टी मांगने के लिए जाता है। अरुणा जैसे ही सोहनलाल के मुंह से छुट्टी की बात सुनती है तो अरुणा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से भरे लहजे से कहती है, एक तो तुम अपना काम ठीक से नहीं करते हो, हमेशा अपने काम के प्रति लापरवाह रहते हो, ऊपर से कुत्तों के लिए आया हुआ खाना भी चुरा कर खा लेते हो। अब तुम्हें छुट्टी भी चाहिए, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी और अगर बिना पूछे तुम यहाँ से गए तो मैं मैनेजमेंट को एक लिखित कंप्लेन करूंगी जिससे तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जब ये बात सोहनलाल अरुणा के मुंह से सुनता है तो सोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है। शाम के समय अरुणा जब अपना कामकाज खत्म करके नीचे बेसमेंट में कपड़े चेंज करने के लिए जाती है तो सोहनलाल बेसमेंट में सफाई कर रहा था। अरुणा को देखकर सोहनलाल भी भड़क उठता है। अरुणा चेंजिंग रूम में चली जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। इधर सोहनलाल कुत्ते बांधने वाली एक जंजीर को उठाता है और अरुणा के कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अरुणा कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आती है वैसे ही सोहनलाल कुत्ते की जंजीर को अरुणा के गले में डाल देता है और सीधा धक्का मार देता है और दोनों चेंजिंग रूम के अंदर हो जाते हैं। दोनों में काफी देर तक हाथापाई होती है और हाथापाई के दौरान अरुणा के कपड़े फट जाते हैं। इस हाथापाई में अरुणा सोहनलाल पर भारी पड़ रही थी, इसलिए सोहनलाल बार बार उस कुत्ते वाली चैन को खींचता रहता है। ये लगातार चैन खींची जाने के कारण अरुणा का गला काफी हद तक दब जाता है और अचानक से अरुणा गिर पड़ती है। अरुणा के गिरते ही सोहनलाल ये समझ लेता है कि दम घुटने से अरुणा की मौत हो गई है। अब उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएगा। वो जैसे ही वहां से भागने के लिए मुड़ता है वैसे ही उसकी नजर अरुणा के हाथ पर पड़ती है जिस पर अरुणा की एंगेजमेंट की अंगूठी थी। वो अरुणा के हाथ से एंगेजमेंट की अंगूठी निकालता है, फिर अरुणा के कानों से भी सोने के ईयररिंग निकाल लेता है, फिर अरुणा के साथ दुष्कर्म करने का भी मन बनाता है। लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए दुष्कर्म की बात वो फिर से दिमाग से निकाल देता है और वहां से भाग जाता है। अरुणा ने सोहनलाल के बारे में अपने स्टाफ के कई लोगों को बता रखा था, इसलिए स्टाफ के कई लोग सोहनलाल के बारे में जानते थे। अरुणा के साथ जब ऐसा हादसा हो जाता है तो स्टाफ के लोग सबसे पहले सोहनलाल की छानबीन करना शुरू करते हैं, लेकिन सोहनलाल कहीं हॉस्पिटल के अंदर नजर नहीं आ रहा था। पुलिस को जब सोहनलाल के बारे में पता चलता है तो पुलिस सोहनलाल को ढूंढने के लिए सोहनलाल के कमरे पर जाती है, जो कमरा उसने किराए पर रहने के लिए ले रखा था। वहां जाकर पुलिस को पता चलता है कि सोहनलाल शाम से ही लापता है, वो शाम से कमरे पर आया ही नहीं है। सुबह से शाम हो चुकी थी, सोहनलाल का कोई पता नहीं चल रहा था। अगली सुबह KEM हॉस्पिटल की सभी महिला स्टाफ रोड पर आ जाती हैं और सरकार से अपील करती हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के अरुणा को न्याय दिलाने के लिए। महिला स्टाफ के रोड पर आने की बात बॉम्बे के जब अन्य हॉस्पिटलों में पहुंचती है तो बॉम्बे के सभी हॉस्पिटल में से महिला स्टाफ रोड पर आ जाता है और KEM हॉस्पिटल की महिलाओं के साथ खड़ी हो जाती हैं और वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर के सरकार से अपील करने लगती है। साथ ही साथ अरुणा को इंसाफ दिलाने की मांग करती हैं। सरकार पर जब महिलाओं द्वारा दबाव पड़ता है तो सरकार पुलिस पर दबाव बनाती है। अब पुलिस इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेती है। पूरे बॉम्बे में सोहनलाल की छानबीन की जाती है, लेकिन बॉम्बे में सोहनलाल का कहीं कुछ अता पता नहीं मिलता है। काफी छानबीन और मशक्कत के बाद तकरीबन 4-5 दिन बाद सोहनलाल को पुलिस के द्वारा यूपी के हापुड़ शहर से पकड़ा जाता है। पुलिस को देखते ही सोहनलाल घबरा जाता है, डर जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। गुनाह कबूल करते ही पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और तकरीबन 1 साल तक इस केस पर सुनवाई होती है। 1 साल के बाद सोहनलाल को 7 साल की सजा हो जाती है। सोहनलाल जेल चला जाता है। इधर अरुणा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। लगभग 1 साल तक अरुणा के परिजन अरुणा को देखने के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए 1-1.5 साल के बाद वो भी आना जाना बंद कर देते हैं। वैसे भी अरुणा से मिलने का उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि अरुणा न देख सकती थी, न बोल सकती थी और न खड़ी हो सकती थी और न अपने परिजनों की बातें सुन सकती थी, इसलिए वो आना जाना बंद कर देते हैं।
अरुणा के जो परिजन यानी दीदी बॉम्बे में रहती थी, उन्होंने भी धीरे धीरे आना जाना बंद कर दिया था। अरुणा का मंगेतर तकरीबन 4 साल तक अरुणा की देखरेख के लिए आता रहता है, फिर वो भी धीरे धीरे आना जाना बंद कर देता है। अब धीरे धीरे 6 साल बीत चुके थे और इन 6 सालों बाद 1980 में सोहनलाल को जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि सोहनलाल की सजा पूरी हो चुकी थी। 6 साल उसने जेल में काटे थे और 1 साल उसने पैरवी के दौरान पूरा कर दिया था। इस तरह से उसके 7 साल हो जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। सोहनलाल तो अपने घर चला जाता है, लेकिन अरुणा की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। अरुणा जैसी पहले दिन थी, वैसी ही स्थिति उसकी 6 साल गुजर जाने के बाद भी थी। धीरे धीरे अब अरुणा के मंगेतर ने भी अरुणा से मिलना जुलना बंद कर दिया था। उसने भी ये हॉस्पिटल छोड़ दिया था, अपना खुद का एक क्लिनिक खोल लिया था और शादी कर ली थी। अब लगभग 1 साल हो चुका था, अरुणा को देखने के लिए कोई नहीं आया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट वालों को अरुणा की तरफ से कोई पैसा नहीं मिल रहा था। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ से कहता है कि अरुणा को अरुणा के परिजनों को सौंप दिया जाए, क्योंकि अरुणा की तरफ से उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है और फालतू में एक बेड घिरा हुआ है। इसलिए हॉस्पिटल का स्टाफ सबसे पहले अरुणा के परिजनों को फोन करता है। इस पर मां कह देती है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो इस स्थिति में अरुणा को अपने पास नहीं रख सकते हैं। इसके बाद वो स्टाफ अरुणा की दीदी जो बॉम्बे में रहती थी उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं कि आप अरुणा को यहाँ से ले जाइए, लेकिन दीदी भी मना कर देती हैं, कहती हैं हम अरुणा को इस हालत में अपने साथ नहीं रख सकते हैं। इधर स्टाफ पर मैनेजमेंट अपना दबाव बना रहा था कि वो अरुणा को यहाँ से निकाले और बेड खाली करे। इधर स्टाफ के सभी लोग जान चुके थे कि अरुणा में अब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई अरुणा को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। इसलिए जब मैनेजमेंट का स्टाफ पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो हॉस्पिटल की महिला स्टाफ सीधा कोर्ट चली जाती हैं और कोर्ट में एक अरुणा के नाम की अर्जी दे देती हैं, जिस पर वो कहते हैं कि अरुणा के घर वाले अरुणा को लेने के लिए तैयार नहीं है। हम इस हालत में अरुणा को इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं भेज सकते हैं। कई दिनों तक इस केस पर सुनवाई होती रहती है और बाद में कोर्ट अरुणा के लिए एक बेड और एक कमरा KEM हॉस्पिटल से मुहैया कराने का हुक्म देती है। कोर्ट के फैसले के आगे आखिर मैनेजमेंट को झुकना पड़ता है। अब अरुणा के लिए KEM हॉस्पिटल में एक बेड हो गया था और उनका खुद का एक कमरा हो गया था। जैसा कि अरुणा के घर वाले पहले ही अरुणा के प्रति हाथ खड़े कर चुके थे, तो महिला स्टाफ अपने ही समय में थोड़ा थोड़ा समय बांट लेते हैं और उसी समय में बारी बारी से लोग अरुणा की सेवा करने में लग जाते हैं, जिसमें अरुणा के कपड़े बदलना है, अरुणा का बिस्तर बदलना है, डायपर बदलना है, खाना खिलाना है, खाना वो भी लिक्विड वाला जो एक पाइप के जरिए अरुणा के पेट तक पहुंच सके। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इस बीतते समय लगभग 1 साल और बीत जाता है। अरुणा को लता मंगेशकर के गाने पसंद थे, इसलिए स्टाफ की महिलाएं कभी कभी लता मंगेशकर के गाने भी चलाती थी और हर साल अरुणा का बर्थडे भी मनाती थी, ताकि अरुणा को खुशी मिल सके, उसे खुशी का अनुभव हो सके, वो अपने इस स्थिति में सुधार ला सके। लेकिन अरुणा के अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा था। लगभग 7-8 साल बीत जाने के बाद महिला स्टाफ सोचता है कि क्यों न हम अरुणा को बाहर निकालें, बाहर घुमाएं। बारी बारी से लोग बाहर घुमाएंगे तो शायद है बाहर की हवा मिलेगी, खुली ऑक्सीजन में अरुणा रहेगी, तो शायद इनकी बीमारी में थोड़ा बदलाव आए, इनमें थोड़ा सुधार हो। तो अरुणा को वो लोग बाहर निकालने का फैसला लेते हैं और बाहर घुमाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही अरुणा रूम से बाहर आती है तो वो लोगों को देखकर सहमने लगती है, डरने लगती है। तभी स्टाफ समझ जाता है अरुणा बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, वो लोगों को देख करके डर रही है, घबरा रही है। इसलिए फिर से उन्हें उसी कमरे में लिटा दिया जाता है। बेड पर काफी लंबे समय तक लेटे रहने के कारण उनकी पीठ पर जख्म ना हो, इसलिए समय समय पर उन्हें उठाकर कुर्सी पर भी बैठाला जाता था। जिस समय अरुणा को कमरे से बाहर निकाला गया था, उस समय हॉस्पिटल में कई लोगों को अरुणा के विषय में जानकारी मिल गई थी कि अरुणा का इसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अरुणा इस कमरे में ही रह रही हैं। ये लोग खिड़की से अरुणा को देखने की कोशिश करते थे और उंगलियों से उनकी तरफ इशारा करते थे। जब लोग खिड़की से अरुणा की तरफ देखते थे तो अरुणा के अंदर बेचैनी होने लगती थी, इसलिए अरुणा के कमरे की खिड़की और रोशनदान भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि अरुणा को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी समय एक जर्नलिस्ट को अरुणा के विषय में पता चलता है तो वो हॉस्पिटल आते हैं और अरुणा के विषय में जानकारी इकट्ठी करती है और फिर अरुणा पर एक किताब लिखती हैं। अरुणा की स्थिति को गंभीरता से जब वो देखती हैं तो उन्हें अरुणा की हालत पर बहुत दुख होता है, क्योंकि अरुणा कहने मात्र के लिए जीवित थी। वो एक लाश की तरह एक बेड पर पड़ी थी, जिसे खाना लिक्विड की तरह दिया जा रहा था। बेड पर लगातार पड़े रहने की वजह से अरुणा नहीं बल्कि एक कंकाल बन चुकी थी। इसलिए वो कोर्ट में एक पिटीशन दायर करती हैं और उस पिटीशन में अरुणा के लिए यूथेनेशिया
देकर मुक्त करने की मांग करते हैं। दरअसल यूथेनेशिया को हम इच्छा मृत्यु कहते हैं। यूथेनेशिया में मरीज को दिए जाने वाले सभी ट्रीटमेंट रोक दिए जाते हैं। मरीज काफी लंबे समय से दर्द से जूझ रहा है, इसलिए इस दर्द से उसे मुक्ति दिलाने के लिए ये किया जाता है ताकि ये मर जाए और उसे इस दर्द से मुक्ति मिल सके। जब ये जर्नलिस्ट कोर्ट में पिटीशन दायर करती हैं तो कोर्ट इस बात पर काफी गहराई से सोचता है। अब अरुणा की उम्र तकरीबन 36 साल हो चुकी थी। 25 साल से 36 साल तक का सफर उन्होंने बेड पर पड़े पड़े गुजार दिया। इस पर कोर्ट कहता है कि अगर इनके घर वाले चाहें तो इन्हें यूथेनेशिया दिया जा सकता, लेकिन घर वालों ने तो पहले ही अरुणा के प्रति अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इस पर कोर्ट उन जर्नलिस्ट का धन्यवाद भी करती है और कहती है कि आप एक ऐसी समस्या हमारे सामने लेकर आए हैं जिसके लिए सच में कानून को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। लेकिन इस इच्छा मृत्यु पर कई समय तक संशोधन हुआ, दलीलें पेश हुई। कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर इच्छा मृत्यु के प्रति कोई कानून बनेगा तो लोग सुसाइड को इच्छा मृत्यु कहकर दबा देंगे। इसलिए कोर्ट ने उस समय हॉस्पिटल की महिलाओं पर यह छोड़ दिया कि वो यूथेनेशिया अरुणा को देना चाहेंगी या नहीं। लेकिन हॉस्पिटल की महिलाएं इस पर विरोध करती हैं और कहती हैं कि हमने इतने लंबे समय तक इनकी सेवा एक बच्चे की तरह की है और हम इस तरह से इन्हें मौत नहीं दे सकते हैं। यह दिसंबर 2010 में जर्नलिस्ट की पिटीशन को स्वीकार किया गया था और 7 मार्च 2011 में कोर्ट अपना यह फैसला सुना देती है कि अगर अरुणा के घर वाले चाहें, अरुणा का कोई सगा संबंधी चाहे या फिर हॉस्पिटल की ये महिलाएं चाहें तो अरुणा को यूथेनेशिया दे सकती हैं। इसके अलावा आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका दूर दूर तक अरुणा के प्रति कोई संबंध नहीं है। आपने जो भी बात कोर्ट में कही है वो विचाराधीन है, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। इस बात पर कोर्ट में काफी लंबे समय तक विचार किया जाता है और 2018 में इस पर एक कानून बनाया जाता है, इच्छा मृत्यु कानून। ये कानून सिर्फ उनके लिए है जो कोमा की स्थिति में है, पैरालाइज की स्थिति में है और इनकी स्थिति में सुधार करते करते इनके परिजन पूर्णतः थक चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि वो अब इनकी स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। 18 मई 2015 में अरुणा की मृत्यु हो जाती है। अरुणा की मृत्यु के बारे में जब अरुणा के बॉम्बे वाले परिजनों को पता चलता है, यानी अरुणा की दीदी को पता चलता है, तो वो अरुणा के अंतिम संस्कार के लिए शव की मांग करती हैं। इस पर हॉस्पिटल के लोग उन्हें शव देने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं हमने 18 सालों तक अरुणा की एक बच्चे की तरह देखरेख की है, हम तुम्हें शव क्यों दे दें। जिस तरह से हमने इतने लंबे समय तक इनकी देखरेख की है उस तरह से हम इनका अंतिम संस्कार भी कर देंगे। लेकिन परिजन ये मामला लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं तो कोर्ट परिजनों से कहता है कि आप भी इनके साथ इनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ हॉस्पिटल के लेडीज स्टाफ को ही है। जिस समय अरुणा की मौत हुई थी उस समय अरुणा की उम्र 42 साल की थी। 18 साल वो इस दर्द को झेलती रही और झेलते झेलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर एक इंटरव्यू में बताता है कि भले ही वो अरुणा से मिलने के लिए रोज नहीं जा पाता था, लेकिन अरुणा की रोज की स्थिति की वो खबर रखता था। वो अरुणा को चाहता था पर यह भी जानता था कि अरुणा अब जीवन में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगी। एक न्यूज़पेपर में सोहन लाल का स्टेटमेंट भी आता है जिसमें लिखा था कि सोहन लाल ने गुस्से में अरुणा के साथ जो भी किया था उसके लिए वो बड़ा ही शर्मिंदा था और रोज ऊपर वाले से माफी मांगता था, लेकिन उसने अरुणा के साथ दुष्कर्म नहीं किया था। जेल में रहने के दौरान सोहनलाल की एक बेटी की मौत भी हो जाती है। तब सोहनलाल को लगता है कि उसके कर्मों की सजा ऊपर वाले ने उसे दे दी है। जिस दिन अरुणा की मृत्यु हुई थी उस दिन भी सोहनलाल ने कई बार ऊपर वाले से अपने गुनाह के लिए माफी मांगी थी और बहुत रोया भी था। अब सवाल यह है कि 24 साल तक अरुणा एक जिंदा लाश की तरह रही, जिसके लिए सोहनलाल को 7 साल की सजा हुई। 7 साल बाद सोहन वापस अपने घर चला गया, लेकिन अरुणा अभी भी उसी बेड पर उसी स्थिति में लेटी हुई थी। अगर अरुणा की उसी वक्त मौत हो जाती तो शायद सोहनलाल को उम्र कैद या फिर कुछ और सजा दी जाती। सवाल यह है कि जिस वक्त अरुणा को अरुणा के परिजनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय अरुणा के परिजनों ने सबसे पहले अपने हाथ खड़े किए। सवाल यह है कि 7 साल बाद सोहन जेल से छूटकर अपनी हंसी खुशी से जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताने लगा, लेकिन अरुणा पैरालाइज और कोमा में पड़ी थी। सवाल यह है कि 18 साल तक जिस दर्द से, जिस घुटन से अरुणा गुजर रही थी, उस समय अगर KEM हॉस्पिटल की महिलाएं अरुणा का साथ न देती तो उस समय अरुणा क्या करती, अरुणा कहां जाती। सवाल यह है कि क्या सच में अरुणा जैसे लोगों को यूथेनेशिया दे देना चाहिए। कोमा में इंसान एक दिन में भी ठीक हो सकता है, 1 महीने में भी ठीक हो सकता है, 1 साल में भी ठीक हो सकता है,
या फिर ताउम्र ठीक ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस स्थिति में अपने पेशेंट से, अपने चाहने वाले से, अपने घर के सदस्य से, अपने किसी अपने से मुंह मोड़ लें। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सतर्क करना है। यूथेनेशिया के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम से संबंधित वीडियो पड़ती रहती हैं। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।